तो हमने सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर लिया, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम न्यूमेरिकल्स के लिए वहाँ पे हमने देखा कि हाउ वी विल फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी। अब सबसे पहले हम रिजिड बॉडी के बारे में जान लें कि हम रिजिड बॉडी किस बॉडी को बोलते हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि ए बॉडी, कोई भी बॉडी, इफ वी अप्लाई द फोर्स ऑन दैट एंड दैट फोर्स में बी हाउ मच लार्ज या वेरी लार्ज, कितना हो फोर्स अगर हम उस बॉडी पर लगाते हैं, इफ देयर इज नो चेंज इन शेप और साइज ऑफ द बॉडी। ये आइडियल केस है, ऐसा पॉसिबल हमेशा नहीं होता है, बट नॉर्मली वी कैन से दैट कि हमारे पास ये पेन है, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यू कैन सी इट, आप इसको प्रेस करिए, बट देयर इज नो चेंज इन इट्स शेप और साइज। तो वी कैन सपोज दैट कि ये आपकी बॉडी है, दिस इज द रिजिड बॉडी, हम इसको मान सकते हैं। तो रिजिड बॉडी का हमारा मेन कंसेप्ट यही होता है कि ऐसी बॉडी जिसपे अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स इफ देयर इज नो चेंज इन देयर शेप और साइज, देन दैट बॉडी इज नोन एज द रिजिड बॉडी। दूसरे वर्ड में इसको अगर हम कहें तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये बॉडी है, तो इसके अंदर क्या है, सो मेनी पार्टिकल्स आते हैं एंड दे आर वाइब्रेटिंग, बट अगर हमारे पास अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं तो देयर इज नो चेंज बिटवीन द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। किसी समझते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स के बीच की जो पोजीशंस है, बीच की जो डिस्टेंस है, उसको हम रिलेटिव डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो दैट शुड नॉट अल्टर, दैट शुड नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ ए एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, तो इस बात को समझ लेते हैं। मेन अगर हम जनरल वर्ड में बोले तो यही कहेंगे कि हम कितना हो अगर फोर्स एक्सटर्नल बॉडी पे लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे लगाएं, और अगर उसके शेप या साइज में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं कि दैट इज द रिजिड बॉडी। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि in presence of a large external forces, there is no change between the relative distance of the particles of the body, then that body is known as the rigid body। दो वर्ड से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, सच टाइप्स ऑफ बॉडी। तो क्या होता है, आप देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, दिस इज आवर टारगेट, is a point at a fixed position with respect to the body as a whole। ये तो आपको पता ही है कि सेंटर ऑफ बॉडी क्या होता है, दैट इज द पॉइंट which decide the translatory motion of the body and which behaves as या whose behavior is same as the total force is applied on that body। तो इस बात की हम पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। हमें वो नहीं पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है कि किसी भी रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो दैट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक, और दैट इज एट ए फिक्स्ड पोजीशन। अब एक चीज और हम देख लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी डिपेंड्स ऑन व्हाट। तो हम समझ लिए कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या होता है, इट इज द फिक्स्ड पॉइंट, या इट इज ए पॉइंट एट एनी फिक्स्ड पोजीशन इन दैट बॉडी। किसी भी बॉडी में एक हमारा पास, अब हम देखेंगे, अभी हमारे पास एग्जांपल्स है, तो फ्रॉम देयर इट विल बी मोर क्लियर, बट हमें ये समझना है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो देयर आर टू फैक्टर ऑन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिजिड बॉडी डिपेंड्स। पहला क्या होता है, देयर ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या है कि वो बॉडी आपकी ट्रायंगुलर है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ट्रायंगल के फॉर्म में है,
दैट इज कोन है, स्फेयर है, ठीक, डिस्क है, सर्कल है, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। तो उसका अलग अलग पॉइंट्स होता है। तो बॉडी का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है? दैट डिसाइड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। दूसरा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, टू फैक्टर। दूसरा हमारा है कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉडी में कैसा है। यहाँ पे मास का डिस्ट्रीब्यूशन जहां होगा वो हम आगे बात करेंगे कि वो कैसे डिसाइड करता है, बट हमें अभी दो चीजों के बारे में पढ़ना है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर। पहला फैक्टर कि बॉडी का ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी वो कैसे है। क्लियर? तो अब हमने पढ़ लिया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या है और ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। It depends on the geometrical shape of the body and it depends upon the distribution of mass in the body. अब हमें डेरिवेशंस तो नहीं करने हैं, बट हमें थोड़ी सी जनरल आइडिया होनी चाहिए कि हमारे पास जो कुछ रेगुलर शेप की बॉडी है, रेगुलर की बात समझ रहे हैं कि रेगुलर का मतलब थिन रॉड हो गया, सर्कुलर हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर्स हो गया, सिलेंडर हो गया। तो इस बॉडी को हम बोलते हैं रेगुलर बॉडी। अगर हमारे पास कोई जनरल एक स्टोन है तो जिसका शेप कोई डिसाइड नहीं, तो आपकी इरेगुलर बॉडी होती है। तो उसका सेंटर ऑफ मास की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो हम डिसाइड करेंगे, वो हमें अभी नहीं डिसाइड करना है। हमें हमारे पास कुछ रेगुलर बॉडीज हैं उसके सेंटर ऑफ मास को पढ़ना है। तो वो आपको जनरल आइडिया होनी चाहिए, आपका डेरिवेशंस नहीं हमें करना है, वो हमें जनरल पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास इस ज्योमेट्रिकल शेप की बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। तो अगर हम बात करते हैं लॉन्ग थिन रॉड की, अगर हमारे पास एक लंबा रॉड है एंड दैट इज थिन, लॉन्ग थिन, इस वर्ड को समझिए कि लॉन्ग का मतलब लेंथ इज वेरी लार्ज इन कंपेरिजन टू देयर थिकनेस। कोई एक ऐसा रॉड जिसकी लेंथ बड़ी हो, जैसे ये हम मान सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है, ये बड़ी लेंथ है और उसकी थिकनेस कम है, तो दिस इज सर्कुलर फॉर्म में, बट इसको एक रॉड मान लें तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, इस रॉड का जो मिडिल पॉइंट होगा इस पेन का, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पेन। तो वैसे ही अगर हमारे पास लॉन्ग थिन रॉड हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके मिडिल पॉइंट पे। अगर मान लीजिए हमारे पास थिन रॉड अगर 10 मीटर का है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 5 मीटर पे, उसके हाफ पे, उसके मिडिल पॉइंट पे। तो जो अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप की बॉडी है, लॉन्ग थिन रॉड है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, दैट लाइज एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द रॉड। ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हमारे पास बॉडी थिन रॉड के शेप में है, अगर थिन रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, दैट लाइज एट द मिडिल पॉइंट ऑफ दैट थिन रॉड। दूसरी हमारी बॉडी है थिन सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का मतलब समझ रहे हैं, जो रिंग आप अंगूठी पहनते हैं तो वो सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं, मीन्स बीच में हॉलो होगा, बीच में क्या है, खाली जगह है, ये किनारे पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या है, उसके किनारे पे है, ठीक, बीच में कोई मास ऑफ द रिंग नहीं है। तो इस थिन सर्कुलर रिंग का जो आपका सेंटर ऑफ मास होता है, दैट इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर रिंग। उस सर्कुलर रिंग का जो भी सेंटर होगा, दैट इज द सर्कल फॉर्म में है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेगुलर बॉडी। तो इसका क्या होता है, अगर हमारे पास बॉडी थिन सर्कुलर रिंग है तो वो होगा हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिंग। ज्योमेट्रिकल सेंटर का आपको पता ही है कि सेंटर क्या होता है किसी भी सर्किल फॉर्म का, सर्किल का, तो वो सेंटर जो होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट थिन सर्कुलर रिंग। तो दो चीज हमने पढ़ लिया कि अगर हमारे पास लॉन्ग थिन रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके मिडिल पे। अगर हमारे पास थिन सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, दैट इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर रिंग। थर्ड हमारे पास है, अगर हमारे पास सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का मतलब क्या होता है कि बीच में हॉलो ना हो, ये खाली जगह ना हो, ठीक, मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर भी ये पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसको थिन सर्कुलर डिस्क बोलते हैं, ठीक। तो सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज आल्सो द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द डिस्क। सेम है, अगर हमारे पास थिन सर्कुलर रिंग हो या सर्कुलर डिस्क है तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दैट सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क। तो तीन चीज हमने पढ़ लिया।
थिन रॉड का उसके मिडल पे, थिन लिंग सर्कुलर रिंग का उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, सर्कुलर डिस्क का उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ ऑब्जेक्ट। चलिए फिफ्थ वन हमारा है, फोर्थ वन रेक्टेंगुलर लेमिना। रेक्टेंगुलर लेमिना का हम तो समझ रहे हैं कि एक आपके पास जैसे आपका ये पेज है, ठीक, तो ये क्या है रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसको लेमिना का मतलब होता है एक आपकी प्लेन शीट, ठीक। तो अगर उसका शेप रेक्टेंगल के फॉर्म में है, ठीक, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स। आपको पता है कि इन रेक्टेंगल देयर आर टू डायगोनल, तो देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर लेमिना है, तो एक डायगोनल हमारा ये होगा और एक डायगोनल हमारा ये होगा, जहां पे बोथ इंटरसेक्ट करेंगे दोनों डायगोनल, दैट इंटरसेक्शन विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट रेक्टेंगुलर शीट या रेक्टेंगुलर लेमिना। क्लियर, कि अगर हमारे पास बॉडी रेक्टेंगुलर लेमिना के फॉर्म में है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके डायगोनल का जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट हो, intersections या point of intersections of the diagonals of that rectangular lamina is the center of mass of that lamina। क्लियर। अब हमारे पास अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक, क्यूबिकल ब्लॉक है, तो सेम थिंग इज देयर कि अगर हमारे पास क्यूबिकल ब्रिक्स टाइप का है आपके पास, तो उसका जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा दैट विल बी आल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। सेम थिंग इज देयर कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर लेमिना है या क्यूबिकल ब्लॉक है रेक्टेंगुलर, तो इन बोथ द केसेस सेंटर ऑफ मास विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। क्लियर, फिगर में आप देख लेंगे कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, और ये रेक्टेंगुलर लेमिना में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल इज द सेंटर ऑफ मास। क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट है सिक्स, फोर्थ तो हमने, फिफ्थ हमने पढ़ लिया। पहला थिन रॉड का क्या होता है सेंटर ऑफ मास, उसका मिडल पॉइंट। थिन सर्कुलर रिंग है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर सर्कुलर डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अगर रेक्टेंगुलर लेमिना है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल होता है। अगर हमारे पास क्यूबिकल रेक्टेंगुलर ब्लॉक है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल। ये तो हमने फिफ्थ पढ़ लिया, फाइव पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स है सिलेंडर। तो अगर सिलेंडर में क्या होता है, दिस इज द शेप ऑफ सिलेंडर, यू कैन सी दिस इज द सिलेंडर। इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस का जो मिडल पॉइंट होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिलेंडर। तो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है, इसके एक्सिस के मिडल पॉइंट पे। अगर इसके एक्सिस की लेंथ मान लीजिए अगर आपका 20 मीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 10 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम द टॉप और फ्रॉम द बॉटम, बोथ आर द सेम। इसका मिडिल पॉइंट है, तो हम एक ही बात कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑफ सिलेंड्रिकल शेप विल बी एट द मिडल पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस। क्लियर। अब हम देख ले रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड और हॉलो स्फीयर। इन बोथ द केसेस हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। स्फीयर का हम समझ रहे हैं आपके पास, जैसे आपके पास बॉल है, ठीक, बॉल है वॉलीबॉल, तो बॉल जो होता है वो हॉलो स्फीयर होगा। अगर हमारे पास कोई ठोस है बॉल है दैट इज फिल्डेड विद द इनसाइड, तो उसको क्या बोलेंगे आपका सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड और हॉलो स्फीयर बोथ द केसेस ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फीयर जो होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी, दैट स्फीयर्स। तो क्लियर, ये तो आपको सेम हो गया। मतलब हमारे पास थिन सर्कुलर रिंग हो, थिन सर्कुलर आपके पास सर्कुलर डिस्क हो, या हॉलो स्फीयर हो, या सॉलिड स्फीयर हो, इन ऑल द केसेस जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। तो क्लियर, ये आसान है इसको याद रखना। अब हमारे पास नेक्स्ट बॉडी है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आठवां है, एट्थ पॉइंट ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना का समझ रहे हैं कि अगर हमारे पास अगर कोई थिन सीट है या कोई प्लेट है जिसका शेप ट्रायंगल के फॉर्म में है, ठीक, तो उस केस में क्या होता है,
उस केस में दिस इज द पॉइंट सी, सेंटर ऑफ मास। ये ट्रायंगुलर लेमिना हमने बनाया है, तो इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। अब मीडियंस क्या होते हैं इसके बारे में आप जान लीजिए। तो मीडियम क्या होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ट्रायंगल में 3 एंगल्स आर देयर। एक ट्रायंगल ये हमारा एंगल्स है, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, और इसमें 3 साइड्स आर देयर। ये तो बेसिक आप ट्रायंगल का जानते हैं। तो ये एंगल आप देखिए, इस एंगल को बाइसेक्ट कर लीजिए, एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर दीजिए, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करिए, और जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है दैट एंगल को, उसको आप इंक्रीज करिए। ठीक है, मीडियन कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको आइडिया होनी जानी चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, द लाइंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट दैट पॉइंट, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ द ट्रायंगुलर लेमिना। मतलब वहीं पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा। कहां पे होगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स 3 मीडियंस। ठीक, मीडियंस क्या होता है कि जो आपका एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे दिस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, दिस एंगल का बाइसेक्टर ये हो गया, और इस एंगल का बाइसेक्टर ये है। तो जहां पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होगा, दिस बिकम द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्रायंगुलर लेमिना। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। तो इन केस ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ दैट ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना के केस में मीडियंस का जो पॉइंट्स होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स होता है, वही आपका सेंटर ऑफ मास होता है। अब एक हमारा लास्ट वन इज देयर। अगर हमारे पास राइट सर्कुलर कोन की अगर हम बात करें, राइट सर्कुलर कोन, देखिए ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट हमने h ली है। ठीक, और ये हमारा बेस हो गया। तो इन दिस शेप, इन दिस जियोमेट्रिकल बॉडी, द पॉइंट कहां पे होता है सेंटर ऑफ मास, ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, इसको एक्सिस बोलते हैं, दिस इज द एक्सिस, और इसको बोलते हैं रेडियस। ये हमारा ये r होता है, तो रेडियस हो गया, ये हमारी एक्सिस हो गई। एट ए डिस्टेंस ऑफ h/4 फ्रॉम इट्स बेस, ये हमारा बेस होता है। तो बेस से टोटल हाइट ऑफ द सर्कुलर कोन का 1/4। ठीक, जहां पे h क्या है, हाइट ऑफ द कोन। इसको समझ लेते हैं कि इन केस ऑफ राइट सर्कुलर कोन सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, इट इज द पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। सर्कुलर कोन के एक्सिस पे वो पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द बेस कितनी होनी चाहिए, टोटल हाइट का 1/4। अगर मान लीजिए हाइट अगर h है तो h/4 हाइट पे फ्रॉम द बेस जो पॉइंट होगा दैट विल बिकम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। अगर ये तो बेस से है, अगर हम ऊपर से कभी कभी दे देता है तो ऊपर से हाइट कितनी हो जाएगी, फ्रॉम द टॉप से, अगर फ्रॉम द वर्टेक्स से अगर हम बात करें तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h - h/4। ये कितना आ जाएगा, 4 - 1 तो 3h/4। मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ राइट सर्कुलर कोन लाइज एट ए हाइट ऑफ 3h/4 from the vertex of the right circular cone, where h is the height of the cone, या from the base कितने पे, h/4 हाइट पे। क्लियर कि 1/4 of the height of the circular cone from the base पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, या 3h/4 from the vertex पे सेंटर ऑफ मास ऑफ द राइट सर्कुलर कोन लाइज करता है। ये हमने 9 आपको जनरल आइडिया ये आपको पता होना चाहिए। आप ये याद रख लीजिएगा कि अगर हमारे पास अगर रेगुलर शेप की बॉडी है, इतना ही आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर आपके पास इन रेगुलर शेप बॉडीज अगर हैं तो इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करता है, एक बार हम रिवाइज कर देते हैं जल्दी से। कि अगर हमारे पास बॉडी थिन रॉड है तो उसका मिडल पॉइंट जो होगा दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। अगर हमारे पास थिन सर्कुलर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर हमारे पास सर्कुलर डिस्क है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर विल बी द सेंटर ऑफ मास। अगर हमारे पास हॉलो या सॉलिड स्फीयर है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ दैट बॉडी। अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर लेमिना है तो उसका क्या होगा, बाइसेक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। दिस इज सेम फॉर द क्यूबिकल बॉडी। अगर हमारे पास ट्रायंगुलर लेमिना है तो कहां पे पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। और अगर हमारे पास सिलेंडर है तो उसके एक्सिस का मिडिल पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा।
और अगर हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है तो उसके बेस से h/4 पे 1/4 इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर या 3h/4 फ्रॉम द टॉप या फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द सिलेंडर, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो दिस इज होल अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे रोटेशनल मोशन इन द नेक्स्ट क्लासेस। ओके, थैंक यू।